हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे घर्षण यानी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? आपने देखा होगा कभी हम साइकिल चलाते हैं या गाड़ी चला रहे होते हैं तो हम ब्रेक्स लगाते हैं। वो ब्रेक क्या काम करता है? ब्रेक लगाने से हमारी गाड़ी तुरंत रुक जाती है। तो ये होता है घर्षण बल के कारण। घर्षण बल कभी भी किसी भी दो वस्तुओं के बीच में जो सरफेस होती है, जो सतह होती है, उसके बीच में लगता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन लगता है और ये हमेशा गति के विरोध में है। अगर हम किसी भी एक डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो उसके ऑपोजिट, उसके विरोधी तरफ पे हमारा घर्षण बल लगेगा और ये हमेशा ही कोई भी दो सतहों के बीच में ही लगता है। जैसे कि हम कभी कोई बुक रखी हो अगर आपने टेबल पे, और उस बुक को मैं अगर एक तरह से ढकेलूँगी तो ये मेज़ पे जो बुक रखी हुई है इसमें दूसरी तरफ से घर्षण बल लगेगा। और यही हमें जो ताकत लगती है किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने में, वो ताकत इसीलिए लगती है क्योंकि उसकी एक विरोधी बल उसको रोक रहा होता है। हमारा घर्षण जो है वो दो चीज़ों पे निर्भर करता है और वो दो चीज़ें हैं कि हमारी जो दो वस्तुएं हैं जिसके बीच में घर्षण हो रहा है वो किस प्रकार की वस्तु है, और दूसरा कि हम उसमें कितना बल लगा रहे हैं। जैसे कि ये आप अभी देख सकते हैं, दो जो पिक्चर दी हुई है इसमें आपको ये वाली जो सतह दिख रही होगी ये ज़्यादा खुरदुरी सतह है, यहाँ पे खुरदुरापन ज़्यादा है, और वहीं पे ये जो हमारी सतह है ये स्मूथ है। तो इसमें अगर ये वस्तु हम कोई पेन हो गया, चौक हो गया, किसी को अगर हम लुढ़काएंगे तो वो जो हमारा डिस्टेंस कवर कर रही है वो कम होगा दूसरी जो स्मूथ सतह है उसके कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से एक ताकत इसको रोक रही है यहाँ, और वही जो ताकत है वो इस सतह पे कम लग रही है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि कभी भी कोई खुरदुरी सतह है तो वहाँ पे घर्षण ज़्यादा होगा, और कोई सतह स्मूथ है यानी कि वहाँ पे खुरदुरापन कम है अगर, तो वहाँ घर्षण कम होगा। ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या बताई थी मैंने कि वो सतह पे कितना वेट लगा रहा है या फिर उस वस्तु द्वारा सतह पे कितनी ताकत लगाई जा रही है। तो कभी आपने देखा होगा कोई हम अगर बड़ी सामग्री है, जैसे ये हमारा बड़ा बक्सा है कोई जिसका वज़न ज़्यादा है, वो इस सतह पे ज़मीन पे ज़्यादा बल लगा रहा है, ज़्यादा ताकत, ज़्यादा उसका वज़न है तो ज़्यादा बल लग रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा घर्षण लग रहा होगा ये ज़्यादा होगा। और वही एक छोटे डब्बे को आपको खिसकाने में, ढकेलने में, यहाँ पे आपकी जो ताकत है वो कम लगेगी क्योंकि एक कम वज़न का जो हमारा वस्तु होता है उसमें घर्षण कम होता है। तो अगर कोई भी दो वस्तुओं के बीच में अगर हम देखें तो दो चीज़ों पे निर्भर करता है, एक तो आपस में सतह कैसी है उनकी, और दूसरा वो कितना बल लगा रहा है। घर्षण होता क्यों है? हम आमतौर पे देखते हैं कि हमें तो ज़मीन स्मूथ ही दिखाई देती है कि वहाँ पे कोई अनियमितताएं नहीं है, एकदम स्मूथ सरफेस है, ऐसा हमें लगता है कि कभी आप कोई टेबल को देखेंगे। पर आप अगर उसे एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखेंगे, एकदम पास से बारीकियों में जाके देखेंगे तो ये अनियमितताएं होती हैं कुछ दोनों ही सतहों पे। तो जब ऐसी अनियमितताएं होती हैं तो वो आपस में लॉक हो जाती हैं और उसी के कारण हमारी जो भी वस्तु है वो आगे बढ़ने में सक्षम नहीं रहती है, और इसलिए हमें ताकत लगती है ताकि वो उस जो लॉक हो रही सतह है उससे आगे बढ़ पाए। तो इन्हीं सूक्ष्म अनियमितताओं के कारण हमें घर्षण मिलता है। तो यहाँ पे आप जो फोटो देख सकते हैं इसमें देखेंगे कि ये जो आदमी है, हम किसी भारी बक्से को अगर आगे की तरफ ढकेलते हैं
तो यहाँ पे ज़मीन में घर्षण लगेगा। वैसे ही हम फिसल पट्टी पे कभी फिसलते हैं तो उसमें भी सेम चीज़ होती है, क्योंकि हम एक दूरी के बाद जाके रुक जाते हैं, तो जो हमारी गति है आगे की तरफ उसको उसके विरोधी में एक घर्षण बल लग रहा है और वो उसको रोक देता है। आप कभी कोई चौक को अगर ढकेलेंगे, फिसलाएंगे, तो वो भी एक दूरी के बाद जाके रुक जाता है। ये सब घर्षण के कारण होता है। अगर घर्षण नहीं होता तो ये चीज़ें अनंत काल तक आपको ऐसा मान सकते हैं कि वो चलती जाती, वो कभी कहीं रुकती नहीं, पर घर्षण है इसलिए वो एक जगह पे जाके रुक जाती हैं। तो उनके बीच की जो दो अनियमितताएं हैं वो आपस में धंस जाती हैं और वो आके जाके उनको रुकना पड़ता है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि घर्षण ज़रूरी है कि नहीं है? तो हाँ, घर्षण ज़रूरी है। भले ही वो अच्छी चीज़ ना हो, पर घर्षण हमारे लिए ज़रूरी है। अगर घर्षण नहीं होगा तो आप कहीं पे चलने में असमर्थ रहेंगे। आप जो लिख रहे हैं, कोई वस्तु पकड़ रहे हैं, वो पकड़ने में असमर्थ रहेंगे। आप चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिख नहीं पाएंगे। मैं अगर कोई ग्लास पकड़ती हूँ या फिर ये पेन पकड़ी हूँ या चौक पकड़ती हूँ, तो ये सब घर्षण के कारण हो रहा है। मुझे यहाँ पे एक रफ सरफेस मिल रही है, भले ही वो कितनी ही महीन क्यों ना हो, पर यहाँ पे एक रफ सरफेस है जिसके कारण मैं इसको पकड़ने में समर्थ हूँ। और उसी प्रकार जब आप चलते भी हैं ज़मीन पे, अगर आप ज़मीन हमारी एकदम, आप देखेंगे जितनी ही स्मूथ होती है उतना ही चलना डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए। हम उतनी मुश्किल से चल पाते हैं और फिसल जाते हैं कई बार सड़क पे। जैसे कि कभी केले के छिलके में आपने देखा होगा कि आप फिसल जाते हैं, वो क्योंकि वहाँ पे घर्षण कम है। और वहीं जितनी ज़्यादा खुरदुरी सतह होगी तो वहाँ पे हमारे लिए ग्रिप बनाना आसान होता है। हमारी गाड़ी की जो ब्रेक्स हैं वो भी इसी नियम को फॉलो करते हैं। कभी आप साइकिल से जा रहे हों और एकदम से ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, वो दो जो सतह है हमारी साइकिल का चक्का और जो ब्रेक पैड है उधर पे घर्षण होता है और वो हमारी साइकिल के चक्कों को रोक देता है। पर जैसा ये आपको गलत भी लगता होगा कि फ्रिक्शन, घर्षण ज़्यादा होने से हमें दिक्कतें होती हैं, तो हाँ, हमें दिक्कतें भी बहुत होती हैं। ये दिक्कतें हो सकती हैं कि आपके कई बार जूते, आप अगर बहुत खुरदुरी सड़क में घूम रहे हों या खुरदुरी ज़मीन पे घूम रहे हों तो आपके जूतों के जो सोल होते हैं, नीचे की सतह होती है, वो फट जाती है। या फिर जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, बहुत दिनों तक अगर आप गाड़ी के टायर ना चेंज कराओ और ख़राब सड़क पे चलाओ तो हमारी गाड़ी के टायर भी फट जाते हैं। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि कभी घर्षण ज़्यादा हो तो आपको बल का प्रयोग ज़्यादा करना पड़ता है उसको ओवरकम करने के लिए। हम घर्षण कैसे बढ़ा सकते हैं, अभी ये सवाल आता है। तो किन दो चीज़ों पे हमारा फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा था, ये कि सतह कितनी रफ है या कितनी स्मूथ है, और दूसरा कि आप वज़न कितना डाल रहे हैं। तो अगर हम किसी भी सतह को ज़्यादा रफ बना देंगे, ज़्यादा खुरदुरा बना देंगे, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। और वहीं पे हम पाउडर डाल के अगर वो सतह को स्मूथ बनाए, मुलायम बनाए, तो वहाँ पे हमारा घर्षण कम हो जाता है। ये चीज़ हम यूज़ करते हैं हमारी जो गाड़ी के चक्के हैं, तो ये चक्कों में अलग अलग ट्रेड मार्क्स होते हैं, आपने देखे होंगे। तो ये जो हमारे ट्रेड मार्क्स हैं, ये इनको इसीलिए बनाया गया है ताकि हमारी गाड़ी सड़क पे फिसले ना। कई बार स्किड हो जाती होगी गाड़ी, तो वो कब होता है, जब हमारे ये ट्रेड मार्क्स हैं ये घिस जाते हैं। ये घिस जाते हैं तो हमें जो फ्रिक्शन मिल रहा था, ज़्यादा मिल रहा था पहले, वो कम हो जाता है और गाड़ी फिसलने लगती है। जूते चप्पल के साथ भी यही होता है। कुछ टाइम बाद जब वो घिस जाते हैं, आप अगर बहुत समय से पहन रहे हो, तो आप देखेंगे आपके फिसलने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप कहीं पे भी ज़मीन पे फिसल सकते हैं क्योंकि आपके जो बीच में फ्रिक्शन पैदा कर रहा था, वो रफ सरफेस एक जो हम बना के रखे हैं, वो कम हो रही है हमारी। और जैसा ब्रेक्स पे बताया मैंने, ब्रेक पैड कैसे काम करते हैं, तो ब्रेक पैड में भी आप देखेंगे कि ये बहुत छोटी छोटी धारियाँ ऐसी बना दी जाती हैं। तो जब बहुत सारी धारियाँ बन जाती हैं तो वहाँ पे खुरदुरापन खुद ही आपस में जनरेट हो जाता है और उसके कारण
हमें फ्रिक्शन ज़्यादा मिलता है। क्या हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं? तो हाँ, जिस तरीके से हम उसे बढ़ा रहे हैं, यानी सरफेस को, सतह को खुरदरा बना के, तो हम सतह को ज़्यादा स्मूथ बना के, मुलायम बना के फ्रिक्शन को कम भी कर सकते हैं। ये चीज़ कैसे संभव होती है? तो कैरम खेलते होंगे आप लोग। कैरम में कई बार हम जो कैरम बोर्ड होता है उसमें पाउडर डालते हैं। पाउडर क्यों डालते हैं? ताकि हमारी जो गोटियां हैं उसमें, जो हम स्ट्राइकर से गोटियों को डाल रहे हैं, वो ईजिली मूव हो, वो कैरम बोर्ड पे आराम से फिसल के जा सकें। तो पाउडर क्या कर रहा है यहाँ पे? पाउडर जो हमारा बोर्ड है और जो हमारी गोटी है उसके बीच के आपस की सतह में फ्रिक्शन को कम कर रहा है। यहाँ पे हमें एक स्मूथ सरफेस मिल जाती है, तो इसलिए हम पाउडर डालते हैं। हम ग्रीस या फिर तेल, ग्रेफाइट, ये सब हम, ये बेयरिंग जो आप देख रहे हैं, ऐसी बेयरिंग भी लगाते हैं। और इसमें जो छोटे छोटे गोलाकार हमें दिख रहे हैं, ये भी घर्षण कम करने का काम करती हैं। वैसे ही हमारी जितनी भी सूटकेस आप देखते हो, सूटकेस में, ट्रॉली में हम नीचे चक्कों का उपयोग करते हैं। तो चक्का क्या कर रहा है? वो हमारा घर्षण कम कर रहा है। वो एकदम से पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं कर सकता, पर यहाँ पे अगर हम एक चौकोर आकार का कोई डब्बा रखेंगे या फिर सामान रखेंगे, अटैची रखेंगे, तो उसको अगर हम आगे मूव करना चाहेंगे तो इतनी पूरी जो हमारी सतह है वहाँ पे घर्षण एक्ट करेगा, यहाँ पे पूरे में फ्रिक्शन एक्ट करेगा और हमें इसलिए ताकत ज़्यादा लगेगी। वहीं अगर हम इन चक्कों का इस्तेमाल करते हैं तो वो आप ज़मीन से देखेंगे कि कितनी कम डिस्टेंस के लिए, कितनी कम सरफेस के लिए वो ज़मीन से लग रहा है। मतलब हमें जो घर्षण ज़मीन के द्वारा मिल रहा था, जो फ्रिक्शन हमें ज़मीन प्रोवाइड कर रही थी और हमारी गति को रोकने की कोशिश कर रही थी, वो कम हो जाएगी और इसलिए ज़्यादा आसानी से हम कभी किसी चक्के वाली अटैची को मूव कर पाते हैं। अब हम आते हैं तरल घर्षण में। तो तरल घर्षण क्या होता है? ये हवा हो गई या फिर पानी हो गया या कोई भी द्रव्य हो गया, वो द्रव्य जो हमें घर्षण देता है, सिर्फ सतह ही नहीं, कोई हम जो अभी तक सॉलिड ठोस सतह की बात कर रहे थे, सिर्फ उसके कारण नहीं, हमें हवा के कारण भी, कोई गैस के कारण, कोई द्रव्य के कारण अगर फ्रिक्शन मिलता है तो उसे हम तरल फ्रिक्शन कहते हैं या तरल घर्षण कहते हैं। और ये भी 3 अलग चीज़ों पे निर्भर करता है। पहली तो कि हमारी गति कितनी है, जितनी ज़्यादा तेज़ी से अगर कोई चीज़ आगे जाएगी तो उतना ज़्यादा उसमें घर्षण या कम घर्षण लगने की संभावना होती है। हमारी जो ऑब्जेक्ट है, सामग्री है, उसका शेप कैसा है, क्या वो चौकोर है, क्या वो गोलाकार है, या वो एक स्ट्रीम लाइन में है और आगे जा रही है। और तीसरा कि हमारा नेचर कैसा है, जो हमारी वस्तु है वो किस प्रकार की है, उसका प्रकार क्या है, वो कितनी ठोस है, वो कितनी नर्म है, या वो कितनी चिकनी है। तो ये भी हमें बताता है कि हमारा तरल घर्षण कितना होगा। हमने देखा होगा कई बार हमारे जो प्लेन के डिज़ाइन रहते हैं, हमेशा वो ऐसे ही क्यों होते हैं चिड़िया के आकार में? हम अपना प्लेन एक चौकोर आकार का भी तो बना सकते हैं। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि हम, जो हमें तरल घर्षण मिल रहा है, जो हवा है हमारी, हवा के कारण जो फ्रिक्शन मिल रहा है, वो कम कर सकें। सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे ये सरफेस ज़्यादा रहेगी तो यहाँ पे हर जगह पे फ्रिक्शन लगेगा, हमें गति रोकने की कोशिश करेगी हवा हमारी। और वहीं अगर मैं इसका कुछ त्रिकोणाकार टाइप का बना दूँ तो यहाँ पे कितनी जगह पे ये फ्रिक्शन लगेगा? सिर्फ इस जगह पे। तो अगर जब वो इतनी सी जगह पे जो हमें विरोधी बल मिल रहा है वो कम रहेगा तो हमारा आगे बढ़ना ज़्यादा आसान रहेगा। इसलिए आप हमेशा देखेंगे कि हमारे जो प्लेन के आकार होता है वो एक चिड़िया की भांति होता है। चिड़िया का भी आकार, मछली का आकार हो गया, ये सब
स्ट्रीमलाइन बॉडी कहलाती है, ताकि वो आगे से पतली रहे और वो हवा को काटते हुए, यहाँ पे जो हवा का बल मिल रहा है उसको काटते हुए आगे बढ़ सके। हमने आज क्या सीखा कि घर्षण क्या होता है। किसी भी दो सतह पे आपस में जो हमारा विरोधी बल लग रहा है, जो हमारी गति को रोकने की कोशिश कर रहा है, वो हमारा घर्षण बल होता है। वो हमें आगे जाने से रोकता है, एक अपोजिंग फोर्स लगाता है। दूसरा हमने सीखा कि घर्षण किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो घर्षण हमारी दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला ये कि हमारी सतह कैसी है, जो आपस में आने वाली सतह है वह कैसी है। वह खुरदुरी हो सकती है या फिर वो चिकनी हो सकती है। अगर खुरदुरी होगी तो वहाँ पे घर्षण ज़्यादा होगा, अगर वो चिकनी होगी तो वहाँ पे घर्षण कम होगा। दूसरी जो चीज़ पे डिपेंड करता है वो है कि हमारे जो दो सतह है उनमें आपस में बल कितना लग रहा है, तो वो हमारे बल पे डिपेंड करता है। कोई भारी अगर वस्तु है तो उसमें घर्षण ज़्यादा लगेगा, घर्षण बल हमारा ज़्यादा लगेगा। वहीं कोई छोटी वस्तु है जो हल्की है तो उसमें हमारा घर्षण कम लगेगा। तीसरा हमने सीखा कि इसे कम कैसे कर सकते हैं। तो जिन कारणों के वजह से हमारा घर्षण बढ़ रहा है, अगर हम उसे कम कर देंगे तो हमारा फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा। हम पाउडर डाल के, ग्रीस डाल के, ये सब करके घर्षण कम कर सकते हैं। वहीं हम किसी सतह को खुरदुरा बना के, जैसे ट्रेड्स बना के, हम वहाँ पे घर्षण बढ़ा सकते हैं। और आखिरी चीज़ हमने सीखी कि तरल घर्षण क्या होता है। तो तरल घर्षण होता है कभी भी जो हमारी हवा के द्वारा या फिर कोई द्रव्य के द्वारा अगर जो हमें गति को रोकने के लिए फोर्स लग रहा है, वो हमारी गति को रोक रहा है, तो वो हमारा होता है तरल घर्षण। धन्यवाद।